हमने अपने लास्ट टॉपिक में एसी वोल्टेज और एसी करंट को सीखा। हमने देखा कि कैसे हमारे पास वोल्टेज और करंट एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम के अक्रॉस अपनी वैल्यूज़ को चेंज कर रहे होते हैं कि किसी टाइम वो हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव और हमारे पास उसी के थोड़ी देर के बाद हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि हमारे पास जो सोर्स है वो अपनी पोलैरिटीज़ को चेंज करता है। तो इसी से मैंने आपको उस लास्ट टॉपिक में इस चीज़ को बताया था कि हम अपने आने वाले टॉपिक्स में कुछ और एसी टर्मिनोलॉजीज़ को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ एसी टर्मिनोलॉजीज़। आप इस वेव फॉर्म को देख सकते हैं कि हमारे पास जो वेव फॉर्म है वो स्टार्ट हुई है 0 से लेके और वो एंड हो रही है 360 पे। इसमें हमारे पास इसके फर्स्ट हाफ में जो वेव फॉर्म है वो इंक्रीज़ हुई है और वो पॉजिटिवली इंक्रीज़ हुई है, यानी कि अपवर्ड इंक्रीज़ हुई है और 90 डिग्री पे वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू दे रही है, क्योंकि हमारा जो ग्राफ है वो ओमेगा टी और वोल्टेज के अक्रॉस है कि हमारे पास कितना एंगल चेंज हो रहा है। तो हमारे पास वोल्टेज या करंट चेंज हो रहे हैं, वो हमारे पास कुछ भी हो सकता है, या वो वोल्टेज भी हो सकता है और करंट भी हो सकता है। अच्छा, अब जो ही हमारे पास वो 90 पे मैक्सिमम होता है, वो 90 से जो ही हमारा ओमेगा टी इंक्रीज होता है वो 180 पे गया, तो हमारे पास अगेन वो 0 पॉइंट आ गया और फिर हमारे पास जो ही एंगल 180 से इंक्रीज हुआ तो 270 पे हमारे पास नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू आ गई और करते करते हमारे पास 360 पे जो वोल्टेज या करंट की वैल्यू है वो अगेन हमारे पास 0 हो जाएगी। तो इसमें हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ आपने याद रखनी है वो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू वो हमारे पास इस वेव फॉर्म में कोई भी जो वैल्यू होगी वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाएगी, यानी कि किसी टाइम इंटरवल पे यहाँ पे हमारे पास ओमेगा टी कुछ भी हो, वहाँ पे कोई एक वैल्यू उठा लें, वो वोल्टेज की भी हो सकती है, वो करंट की भी हो सकती है, वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाती है। यानी कि किसी भी टाइम इंटरवल पे हमारे पास वोल्टेज और करंट की जो वैल्यू होगी वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाएगी। दूसरे नंबर पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, साइकिल। साइकिल का मतलब ये है कि हमारे पास ये पूरे का पूरा जो वेव फॉर्म बन रहा है ये कितने टाइम में बन रहा है और कितने टाइम के बाद वो अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो जिस टाइम के बाद वो रिपीट कर रहा था उससे पहले तक का जो हमारे पास एक कंप्लीट होता है वो हमारे पास एक साइकिल कहला रहा होता है, उस वोल्टेज का या हमारे पास उस करंट के वेव फॉर्म का। नेक्स्ट है हमारे पास टाइम पीरियड, यानी कि कितने टाइम में एक साइकिल कंप्लीट होता है, वो हमारे पास इसका टाइम पीरियड कहलाता है। एंड एट द एंड हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल होती है और हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो वेवलेंथ के साथ रिलेट कर होती है। यानी कि अगर आप इस वेव फॉर्म को देखें तो हमारे पास अगर इस वेव फॉर्म को मैं स्ट्रेच या कंप्रेस कर दूं तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी पे फ़र्क पड़ेगा। यानी कि अगर ये चीज़ हमारे पास स्ट्रेच हो जाती है तो इसका मतलब है इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी का और टाइम पीरियड का क्या रिलेशन है कि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ और टर्मिनोलॉजीज़ का पता होना चाहिए और हम उसको कहते हैं कि वैल्यूज़ ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट, कि हमारे पास कैसे अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट में क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं। हमारे पास नंबर 1 है पीक वैल्यू। मैंने आपको पीक वैल्यू का स्टार्टिंग में ही जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तब बताया था कि हमारे पास जब भी वेव फॉर्म इंक्रीज होती है तो वो अपने मैक्सिमम पार्ट तक जाती है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है और इसके बाद हमारे पास वो नेगेटिव मैक्सिमम से भी गुजरती है। तो हमारे पास ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यूज़ होती हैं ना, ये हमारे पास पीक वैल्यूज़ कहलाती हैं। अब इनके लिए यूजुअली एक लफ्ज़ एम्पलीट्यूड भी यूज़ किया जाता है, मगर यहाँ पे जो पीक वैल्यू का लफ्ज़ है ना ये ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है। मतलब कि हमें पता चल रहा होता है कि पीक का मतलब है ज़्यादा और हमारे पास वैल्यू का जो मैक्सिमम पार्ट जहाँ पर होता है वो हमारे पास उस वेव फॉर्म की पीक वैल्यू कहला रही होती है। उसके बाद है हमारे पास एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू हमारे पास हम निकालते हैं कि हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं ना उनको हम टोटल टाइम के साथ डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास एवरेज वैल्यूज़ आ जाती हैं। कि फॉर एग्जांपल हम 2 या 3 4 वैल्यूज़ लेते हैं और उनको हम 4 से या 5 से डिवाइड कर देते हैं कि हमने इतनी वैल्यूज़ ली हैं तो हमें इसकी एवरेज वैल्यू निकालते हैं। जिस तरह हम सिंपली मैथमेटिक्स में एवरेज लेते होते हैं 5 नंबर्स की, हम 5 नंबर्स हमारे पास उन पाँचों को ऐड करके 5 से ये अगेन डिवाइड कर देते हैं, वो हमारे पास एवरेज वैल्यू देती है। तो सिमिलरली हमारे पास जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट है इनकी भी एवरेज वैल्यू हम इसी हिसाब से ले रहे होते हैं। देन हमारे पास है आरएमएस वैल्यू। अब आरएमएस वैल्यू हमारे पास एक इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इसको हम इफेक्टिव वैल्यू भी कह रहे होते हैं। इसकी वजह यह है कि अगर हम लोग कोई पावर निकाल रहे हो तो वहाँ पे हमारे पास एसी वोल्टेज एसी करंट की जो एवरेज वैल्यू होती है ना वो जीरो होती है, जिसकी वजह से हमारे पास पावर हम फाइंड नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम एक ना ऐसी डीसी इक्विवेलेंट वैल्यू लेते हैं जिसको हम आरएमएस वैल्यू भी कह रहे होते हैं। और आरएमएस वैल्यू की हम अभी इसके अलावा डेरिवेशन भी करेंगे और हम ये देखेंगे कैसे हमारे पास आरएमएस और पीक वैल्यू एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये बताना चाहिए कि आरएमएस वैल्यू इज डिफाइंड एज द equivalent average value for an alternating current system that provides the same power to the load as a DC equivalent circuit is called its effective value और RMS value। कि हमारे पास जहाँ पे वो इसकी equivalent value होगी वो हमारे पास उसकी RMS value भी कहलाएगी। आए अब हम एक डेरिवेशन से देखते हैं कि हमारे पास पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू में क्या रिलेशन होता है।
आप अगर इस ग्राफ को देखें तो आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी, हमारे पास एक आरएमएस वैल्यू है जो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ऑरेंज कलर में हमने शो की है, और इसके अलावा हमारे पास एक आई की वैल्यू और एक हमारे पास आई स्क्वायर की वैल्यू है। आपको ये चीज़ पता है कि अगर हमारे पास करंट नेगेटिव हो और हम उसका स्क्वायर लें तो वो हमारे पास पॉजिटिव आ जाता है, यानी कि किसी भी नेगेटिव टर्म का जब हम एक स्क्वायर लेते हैं तो वो हमारे पास पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। और आपको ये चीज़ पता है कि जो आई है वो मेरे पास आई एम साइन ओमेगा टी के इक्वलेंट होता है, और पावर जो है वो मेरे पास आई स्क्वायर आर के इक्वल होती है, और मैं आई की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा तो हमारे पास पूरे ब्रैकेट में आई एम साइन ओमेगा टी का स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा, और जो मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो मेरे पास आई स्क्वायर आर और साइन के ऊपर भी हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा जो कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी कहलाएगा। एवरेज पावर डिलीवर्ड जो है ना वो हमारे पास इसका फार्मूला ये आपको याद रखना है कि ये हाफ आई स्क्वायर आर के इक्वल है, जिसमें आई स्क्वायर जो है वो आई एम स्क्वायर है, यानी कि मैक्सिमम का जो स्क्वायर होता है, ठीक है। और इसमें जो पावर डिलीवर्ड है एवरेज के अलावा जो दूसरी वाली उसमें हम आई आर एम एस ले रहे होंगे, जो हमारे पास मेन है पी इज इक्वल टू आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। और मैं अगर इन दोनों को कंपेयर करूं तो आप देख सकते हैं कि कैसे आई स्क्वायर आर जो है इज इक्वल टू हाफ आई स्क्वायर इंटू आर के इक्वलेंट है। इसमें आर और आर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और मेरे पास जो आई आर एम एस है वो आई एम के साथ ये रिलेशन बना रहा होगा कि आई आर एम एस इज इक्वल टू आई एम डिवाइडेड बाई अंडर द रूट 2, और हम उसको अंडर द रूट 2 को जब कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो वो इक्वलेंट आता है 0.7071 के। और आपको ये चीज़ पता चल रही है कि आई आर एम एस मैग्नीट्यूड जो मैक्सिमम वाली मैग्नीट्यूड वाला करंट होता है उसको जब हम 0.707 से मल्टीप्लाई करें तब वो हमारे पास आई आर एम एस के इक्वलेंट आएगा। तो अगर आपके पास पेपर में ऐसी टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा होगा बेसिकली इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है, टाइम पीरियड क्या है, या इसके अलावा पीक वैल्यू आरएमएस वैल्यूज़ के बारे में पूछ सकते हैं, तो आपने इसी तरह इनकी डेफिनेशंस को एक्सप्लेन कर देना है। और अगर आरएमएस वैल्यू का क्वेश्चन है तो आपने आरएमएस वैल्यू को डिफाइन करने के साथ इसको डिराइव भी कर देना है।